नौवीं कक्षा के सभी छात्रों को जेबी परमार का नमस्कार। मैंने आपको पहला पाठ जो उपासना है वो समझा दिया है। उसके बाद दूसरा पाठ जो है न्याय मंत्री जो सुदर्शन ने लिखा हुआ है, उसकी कथा वस्तु भी मैंने आपको बता दी है। इसमें सम्राट अशोक जो है, उस अशोक के जीवन में से ली हुई जो कुछ अंश है उसकी चर्चा यहाँ पे की है। तो यहाँ पहले हम सुदर्शन का परिचय पा लेते हैं। तो सुदर्शन जो है वो एक हिंदी साहित्य के अच्छे कहानीकार थे। उसका वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था और वो सियालकोट गांव के रहने वाले थे और उन्होंने एकमात्र उपन्यास लिखा है जिसका नाम है भागवंती। आपको एक मार्क के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि आपके अभ्यासक्रम में सुदर्शन ने एक ही उपन्यास लिखा है, वो कौन सा है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सुदर्शन है, उन्होंने एक ही उपन्यास लिखा है, उसका नाम है भागवती। अब मैंने आपको कथा वस्तु बता दी है। यहाँ सुदर्शन जो है उन्होंने सच्चा न्याय किसे कहते हैं और सच्चा न्याय की चाहत रखने वाले आदमी की खोज में हमारे अशोक सम्राट जो थे वो बाहर निकले थे खोज करने में कि अच्छा न्याय मंत्री कहाँ होगा। और आप तो जानते हैं कि अशोक सम्राट जो है हमारे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त जो है उसके पौत्र थे और अशोक सम्राट ने अपने जीवन दरमियान जो भी युद्ध किए थे वो युद्ध उन्होंने जीते थे और उन्होंने कलिंग पर जो चढ़ाई की थी और उसके इस प्रकार से दर्दनाक परिणाम से वो इस प्रकार से टूट चुके थे और उसका इस प्रकार का हृदय परिवर्तन हो गया था कि उन्होंने आजीवन शस्त्र को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऐसे सम्राट अशोक से जुड़ी हुई कहानी जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया और घर से भीतर से शिशुपाल जो है वो बोल रहा है कि कौन है। उन्होंने दरवाजा आधा खोलते हुए कहा कि कौन है। बाहर से जो दरवाजा खटखटाता था वो परदेसी ने आवाज दी कि क्या मुझे रात काटने के लिए यहाँ स्थान मिल जाएगा। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था और शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण शिशुपाल जो है वो रात के वक्त अपने घर में सोने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसे वक्त पर कोई अनजान आदमी आता है और वो सिफारिश करता है, अनुमति लेता है कि क्या मुझे इस वक्त आपके घर में स्थान मिल जाएगा। तब शिशुपाल उसका मुस्कान के साथ स्वागत करता है और कहता है कि अतिथि देवो भव। अब आगे अतिथि को लेकर शिशुपाल अतिथि को लेकर घर में गए, उसका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय के देश की जो अवस्था, देश की जो परिस्थिति है उस पर बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। हमारा शिशुपाल और आगंतुक यानी जो मेहमान है वो समाज में
वर्तमान परिस्थिति किस प्रकार की है उसको लेकर बात कर रहे थे। और हमारे जो शिशुपाल है, जो ब्राह्मण है, वो कह रहे थे कि हमारे समाज में अन्याय बहुत हो रहा है, मगर इस बात को हमारे परदेसी आदमी जो है वो सहमति नहीं बताते। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि दोष निकालना सुगम है, अच्छा है, सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम सब कहते हैं कि देश में अन्याय हो रहा है, देश में भ्रष्टाचार, लांच, रिश्वत जो है चहुं ओर फैल गया है, मगर ये बात कहनी सरल है, मगर उसका निवारण करना, उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत कठिन है। हम सारे के सारे लोग ऐसा ही कहते जाएं कि देश जो है उसमें ढेर सारी बदी है, बुराई है, आजकल भ्रष्टाचार है, सब और अन्याय हो रहा है। क्या सब ऐसे ही शिकायत करते रहेंगे कि इस अन्याय को मिटाने के लिए, ये बदी को नष्ट करने के लिए कुछ काम करेंगे हम? इसीलिए परदेसी कहता है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना, इस दोष को हमें कम करना है, कुछ काम करके इसका सॉल्यूशन हमें लेना है। सिर्फ दोष निकालना सरल है, इस बात को खत्म करना, बुराई को खत्म करना, वो बात कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। यहाँ हमारे परदेसी आदमी और शिशुपाल दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा है, और वार्तालाप इस प्रकार का है कि दोष निकालना सही है, मगर एन वक्त पर सही निर्णय जो लेना वो कठिन बात है। तब हमारे आगंतुक यानी परदेसी आदमी कहते हैं कि क्या आप निर्णय निकालने के लिए या निर्णय करने के लिए अवसर को ढूंढते हैं, तो मैं तुम्हें अवसर देता हूं, फिर कोई अन्याय नहीं होगा ना। हमारा शिशुपाल जो है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा यदि मैं न्याय मंत्री रहूंगा तो। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, किसी बात को तकाजे पर लाना, किसी का निर्णय लेना बहुत मुश्किल काम है। आप कह रहे हैं कि नहीं होगा कोई अपराध, मगर देखते हैं कि आपको मैं अवसर देता हूं, आप किस प्रकार से निर्णय करते हैं। वास्तव में हमारा अशोक जो है सच्चा न्यायी कौन है उसकी खोज में निकला था, और आज उसे मानो वो आदमी मिल रहा है, ऐसा अनुमान हमें लग रहा है। ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यहाँ शिशुपाल कहता है कि निर्णय करना कठिन काम नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, यानी मैं न्याय को सिद्ध करके, साबित करके न्याय को प्रसिद्ध कर दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराकर कुछ न बोले, फिर कुछ देर बाद वे सो गए। इस प्रकार से परदेसी और शिशुपाल के बीच सच्चा न्याय कब कौन कैसे लेता है उस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, और दोनों के बीच जो संवाद हुआ, बाद में दोनों का संवाद खत्म होता है, दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। हमारे परदेसी ने हमारा शिशुपाल जो है ब्राह्मण है, उसके घर उसको जिस प्रकार से आगता स्वागत और मान सम्मान और स्वागत मिला, और जिस प्रकार से उसे मेहमान नवाजी शिशुपाल ने की, इसीलिए हमारा परदेसी हमारे शिशुपाल का शुक्रगुजार करते हुए उनसे विदा लेते हैं। और कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। कहने का तात्पर्य है कि परदेसी आदमी जो थे वो चले गए अपने स्थान पर। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल इस बात को भूल गए थे, मगर कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर एक सिपाही आए और उन्हें दरबार में
चलने के लिए कहा। शिशुपाल के घर सिपाही आए और सिपाही ने कहा कि आपको बुलाया है राज दरबार में। शिशुपाल खुद सहम गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। सहम गए यानी आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हुआ, मैंने तो कोई गलती नहीं की, कोई ये परदेसी आदमी ने मेरी शिकायत तो नहीं की राजा के सामने। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने सम्राट के सामने झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी मेरी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कने लगना यानी कि चिंतित होना। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। यहाँ शिशुपाल के घर जब कोई सिपाही आदमी आता है तो उसे देखकर हमारे शिशुपाल भयभीत हो जाते हैं और उसे लगता है कि राजा के सिपाही मेरे घर में, क्या मैंने कोई गलती की है या किसी परदेसी ने मेरे बारे में अनाप शनाप बात तो नहीं की। जब हमारा शिशुपाल राज दरबार में जाते हैं तो उन्होंने देखा कि परदेसी जो उसके घर पर एक रात के लिए आए थे वो ही सम्राट अशोक थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं। जिस दिन शिशुपाल और ये परदेसी के बीच जो वार्तालाप हुआ था और वार्तालाप में देश की प्रवर्तमान परिस्थिति जो है उसके लिए हमारा शिशुपाल चिंतित था। तब हमारे राजा ने कहा था कि बात करना सही है मगर निर्णय लेना मुश्किल है। तब हमारे शिशुपाल ने कहा था ना कि मैं मौका चाहता हूँ न्याय का। तो यहाँ सम्राट हमारे शिशुपाल को बुलाकर कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको अवसर देता हूँ कि आप सही न्याय दे सकते हैं ना, आप तैयार हैं ना सही न्याय करने के लिए। पहले तो शिशुपाल घबरा गए, डर गए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है, शिशुपाल पहले डर गए, फिर राजा को देखकर उसे ऐसा लगा कि यदि आप मुझे मौका देते हैं तो मैं सही न्याय करने के लिए अपने आप को तैयार महसूस कर रहा हूँ। बहुत ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथों से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। तो इस प्रकार से जब हमारे शिशुपाल ने ये स्वीकारा कि मैं तैयार हूं यदि आप चाहे तो, तब उसकी बात सुनकर हमारे सम्राट अशोक ने अपने हाथों में से अंगूठी उतारकर हमारे शिशुपाल को पहना दी और यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा यानी राज चिन्ह। अब शिशुपाल आज से सम्राट अशोक के दरबार में न्याय मंत्री नियुक्त हुए हैं। उन्होंने राजा को समुचित यानी कि सारी की सारी राज्य की व्यवस्था करने आरंभ कर दिया। अब हमारा शिशुपाल जो है राजा अशोक के सारे राज्य की व्यवस्था करने का आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से यानी अच्छे प्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। यहाँ हमारा शिशुपाल जो है अशोक के दरबार में न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं और उसके अच्छे इस प्रकार के संचालन से राज्य में पूरी तरह शांति स्थापित हो गई है। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं है। लोग दरवाजा तक खुला छोड़ और सोते थे। चारों तरफ हमारे शिशुपाल जो न्याय मंत्री है और उसकी इस प्रकार की सुसंचालित व्यवस्था और न्याय की धूम मच गई है, यानी उसकी प्रतिष्ठा चौमेर फैल गई है। तो यहाँ न्याय मंत्री जो सुदर्शन की लिखी हुई कहानी है उसका पहला भाग जो है वो खत्म होता है। मैं कल आपके सामने प्रकट रहूंगी और उसका जो दूसरा भाग है वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।